एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण। पृथ्वीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। पृथ्वीराज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां है उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि अब एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है, जिस तरह से नंबर उनके साथ है, नेता उनके साथ हैं? देखिए, आप वीडियो फुटेज तो देख रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी दल में विभाजन होना है और हमारा एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अगर होना है तो ये सिर्फ अध्यक्ष जी, हमारे जो हाउस के स्पीकर हैं, आजकल स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर साहब है, वो अध्यक्ष का काम देख रहे हैं, उनके सामने आपको विधायकों को लाना पड़ेगा, उनके सिग्नेचर से वो वेरीफाई करने पड़ेंगे। और अगर असल में 2/3 से ज्यादा लोग अलग बैठना चाहते हैं, अलग दल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उनसे कम होंगे या एक पत्र दिया है उसमें कोई सिग्नेचर से वो फर्जी सिग्नेचर है, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाई गई है, उसकी जांच किए बगैर स्पीकर साहब कोई भी फैसला नहीं। तो अब जो अगला कदम जो है तो सब बागी विधायकों को विधानसभा आना पड़ेगा, महाराष्ट्र विधानसभा को स्पीकर से समय लेना पड़ेगा, उनके सामने दरख्वास्त देनी पड़ेगी और सभी अपने विधायकों को आमने उपस्थित रखना पड़ेगा। जी पृथ्वीराज जी, एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये बात शिवसैनिकों की विचारधारा की है, हिंदुत्व जो है उसको वो सही तरीके से समझते हैं और उनका ये मानना है कि कांग्रेस के साथ या एनसीपी के साथ जो गठबंधन जो हुआ है उनके नेचर के खिलाफ है। आप लोगों से हाथ मिलाने की वजह बता रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं। वो कह रहे हैं कि सत्ता की लड़ाई नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। जब नवंबर 2019 में हमारी 3 दलों की साझा सरकार बनी थी, वो किस आधार पर बनी थी? हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। बहुत 2-3 दिन तक बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई। उसके बाद हमने एक दस्तावेज बनाया। 3 दलों के वहां पे नुमाइंदे थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं खुद था और शिवसेना की तरफ से कौन था? शिवसेना की तरफ से खुद एकनाथ शिंदे जी वहां बैठे थे। उनके इस दस्तावेज पे हस्ताक्षर है। क्या उस समय उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ एक साझा सरकार बनाने की? 2.5 साल वो सरकार में रहे, कोई आपत्ति नहीं थी। तो क्या एकनाथ शिंदे जी को देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री जिनके साथ उन्होंने 5 साल काम किया, उनसे कोई शिकायत नहीं थी? मुझे पता नहीं कि आपने वो थाने का कोई वीडियो देखा है कि नहीं। तो एक बड़ी आम सभा में एकनाथ जी शिंदे अपने पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे के स्टेज में बैठे थे, उनके पास जाते हैं और रोकर कहते हैं कि मुझे देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही तकलीफ दी है, मंत्रालय में मंत्री के रूप में बहुत ही तंग किया है और मैं जाहिर तरीके से सबके सामने मैं अपना इस्तीफा आपके हाथ में देता हूँ। तो इस्तीफा किया था। ये थोड़ी सी खटपट चलती रहती है, कोई बात नहीं। अब उन्होंने हिंदुत्व का नाम बीच में लाया। 2.5 साल कहाँ गया था आपका? जब आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया तो आपको पता नहीं था आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी का एक मास्टर प्लान है। हमें अंदेशा था कि मुंबई महापालिका, जिसको बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या बीएमसी बोलते हैं, बीएमसी का चुनाव एक बहुत अहम चुनाव, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई महापालिका, मुंबई कॉर्पोरेशन का बजट जो है देश के आधे राज्यों से बड़ा है। उस मुंबई महापालिका को आगे आना चाहते हैं। शिवसेना जब मजबूत थी तब तक कभी वो कर नहीं सके थे, चाहे वो साझा रूप से लड़े या अलग से लड़े, तो वो उसको आगे आना चाहते हैं। दूसरा उनका एक उद्देश्य जो है वो उद्देश्य है कि जो हिंदुत्व के वोट जो 2 जगह बढ़ रहे हैं, कुछ बीजेपी के पास जाते हैं, कुछ शिवसेना के पास जाते हैं। अगर शिवसेना खत्म हो जाएगी तो सारे हिंदुओं के वोट एक पक्ष में आएंगे, बीजेपी के पास आएंगे। एक ट्विन ऑब्जेक्टिव, 2 देशों से इन्होंने ये बात चली थी और अभी पूरा अंदेशा था कि मुंबई महापालिका के चुनाव जो 2 महीने के अंदर होने वाले, उसके पहले कुछ खेल खेला जाएगा। और ये खेल हमने देखा राज्यसभा चुनाव में, और ये खेल देखा हमने काउंसिल के जो चुनाव 10 दिन के बाद हुए थे, 20 तारीख को गए, उसमें
बहुत सारी खरीद फरोख्त करके ईडी की दहशत दिखाकर और सब कुछ करके काफी सारे वोट जोड़े थे। तो उसी समय अंदेशा हो गया था कि कोई बड़ा खेल होने वाला था। जी चौहान जी, आपने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और हमेशा से कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती आई है कि पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप वो लगाती रही है, तो इसको लेकर आपके पास क्या कोई प्रमाण है इस बात का? देखिए, प्रमाण तो मैंने बताया कि बीएमसी का चुनाव होने वाला है। अब तक बीजेपी बीएमसी का चुनाव जीती नहीं है। बीएमसी का चुनाव बहुत अहम है। शिवसेना के बगैर वो जीत नहीं सकते और शिवसेना को तोड़कर हिंदुत्व वोट एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि किस तरह से भाजपा की राजनीति है। ये जब सारा ये सूरत गुवाहाटी और चला है, क्या ये भाजपा की जो राज्य सरकार है, भाजपा का केंद्र सरकार है, क्या अनुमति के बिना हो रहा है? आप जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ से मुंबई का छोर देख रहे हैं, हर सुबह दिल्ली जाते हैं, वहाँ के दिल्ली के आला कमान से मिलते हैं, किससे मिलते हैं आप जानते हैं, वहाँ से अनुमति लेते हैं आगे क्या करना है, वहाँ से पूरा लॉजिस्टिक का सपोर्ट लेते हैं, तो यहाँ आके वो उसको अंजाम देते हैं। तो ये आपने गुजराती क्यों चुना, आपने गुवाहाटी क्यों चुना, आपने कोई और राज्य अपने तमिलनाडु क्यों नहीं गए, आप राजस्थान क्यों नहीं गए? ये साफ बात है कि और वहां पे देखिए, जब वो गुवाहाटी में गए, गुवाहाटी के असम के मुख्यमंत्री हो गए, असम में बहुत भारी बाढ़ आ रही है, लोग काफी बाढ़ से विचलित हैं, तो उस समय आप जाके होटल का इंतजाम देख रहे हैं, कौन सा कमरा किसको मिलेगा, कुछ कमरे के सारे वीडियो कैमरे बंद करा दो, बंद करा दो, आपको क्या रिकॉर्ड करने से आप डर रहे हैं? ये सब क्या मुख्यमंत्री का काम है? सारी फौज लगी हुई तैनात हुई, सूरत में देखी 4-4 कड़े की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की, कोई चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती। ये कैसे हो रहा है? तो ये देखिए, पूरा भाजपा के संरक्षण से हो रहा है, लेकिन भाजपा बड़ी बुद्धिमानी से सामने नहीं आ रही, कोई टीवी पर नहीं आ रहा है, कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मास्टर प्लान कौन कर रहा है? जी चौहान जी, एक सवाल बार बार घूमकर वहीं पहुंच रहा है कि आखिर विधायकों से जो जुड़ाव है वो इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है इन पार्टियों का? हमने अजित पवार के साथ ये होते हुए शुरू में ही देखा था, अब हम देख रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। देखिए, ये जो क्षेत्रीय दल है, जो रीजनल पार्टीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं होता। अगर संगठन होता है तो पक्ष के मुखिया होते हैं, उनके पास होता है। कोई और बगावत करे तो संगठन उनके सामने जाता है। जो हमने अजित पवार जी के साथ देखा, चले गए दिल्ली में, विधायक के साथ जरूर गए, देखा कि संगठन के साथ तो विधायक साहब वापस आ गए। तो यही संभावना मुझे इसकी स्थिति लगती है। अब सवाल ये है कि जो ठाकरे अपने शाखा प्रमुख है, पक्ष प्रमुख है, उन लोगों की मीटिंग लेकर उनको बता रहे हैं, तो वो लोग अपनी तरफ से विधायकों को, उनके परिवारजनों को बताने की भी गलत कर रहे हो। हम हमारे वोटों पे आप जीत के आए हो, हमारे मेहनत पे आप जीत के आए हो, और आप ऊपर से हवा में बैठ के ये शिवसेना को छोड़ के और करने की कोशिश कर रहे हो, भाजपा के जाल में फंस रहे हो, या क्या करें? तो मैं समझता हूँ कि अभी जब तक विधिवत रूप से भाजपा का या शिवसेना का विभाजन नहीं होता और विभाजन में 2/3 बहुमत अगर तक डेल्टा ग्रुप जो शिंदे साहब का ग्रुप है नहीं दिखाता, तब तक ये विभाजन विधिवत रूप से नहीं स्वीकार होगा। और खतरा ये है कि अगर कम विधायक पहुंचे स्पीकर साहब के साथ और उन्हें कुछ ऐसी हरकत की सदस्यता दी जा सकती है। चौहान जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इतने सारे नेता भागी हो गए, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पकड़ अपने विधायकों पर कमजोर हो गई थी, तो क्या ये उसी का नतीजा है कि शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक भागी हो गए? देखिए, शिवसेना के अंदरूनी मामले में किस तरह से वो अपना दल चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, उसके खिलाफ बोलना उचित नहीं है। हमारे वो विकास आघाड़ी में सहकारी है, तो अब जो भी बातें होंगी, उन्होंने कहा है कि मैं उसको सुलझाने के लिए आपको पब्लिक ब्रॉडकास्ट में कहा है कि अगर आप आगे मुझे बताए तो मैं मुख्यमंत्री पर छोड़ सकता हूँ। चले भी गए मुख्यमंत्री करते चले गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप कहते कि मैं पक्ष प्रमुख हूँ, शिवसेना प्रमुख की सबसे ऊंची चीज होती है जिसको प्रेसिडेंट के रूप में देखा जा सकता है, वो छोड़ना चाहते हो तो मैं छूटने पर तैयार हूँ, लेकिन आप आइए मिलिए, तो बताइए मेरी क्या गलती है। तो बातचीत करिए, ये उद्धव ठाकरे जी कहते हैं, बातचीत करने को बाकी तैयार नहीं है। पता नहीं सुना है गुवाहाटी से मीडिया की खबरें आ रही है, शायद एकनाथ शिंदे होटल छोड़ गए हैं, वो शायद मुंबई आ रहे हैं और किसी से बातचीत करेंगे। बातचीत
कर अगर कोई रास्ता निकलता है तो अच्छी बात है। जी चौहान जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी नेताओं से कहा कि आप वापस आ जाओ, हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ने के ऊपर विचार कर सकते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? ये तो मैं समझ ही नहीं पाया उनका क्या कहना क्या चाहते हैं। देखिए, शिवसेना के नेतृत्व के पास भाजपा के साथ सरकार बनाने का ऑप्शन जो पर्याय था वो नवंबर 2019 में था ना जी, लेकिन उन्होंने स्वयं उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद ही हमारा 3 दलों का गठबंधन बना जी, कभी भी वो जा सकते थे, 2.5 साल पहले नहीं गए तो 1 साल पहले 2 साल पहले जा सकते थे। तो वो बीजेपी के साथ जाना है या नहीं जाना, ये उनका निजी मामला है, उसको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता जी, उनके इच्छा के खिलाफ कोई ये सरकार नहीं बन सकती। और जो भी इस गठबंधन के बारे में कहना है वो उद्धव ठाकरे स्वयं बताएंगे, बाबा साहब को उनकी रोज बैठकें हो रही है, खुद बताएंगे हमारे दल के नेताओं को, हमारे उसके पाटिल साहब थे, कमलनाथ जी कर रहे थे, उनसे वो भी बात करें। तो मैं समझता हूँ ये उनकी आपस की बात है कि वो विधायकों को वापस बुलाना चाहते हैं, वो अपना तरीका उनका है। लेकिन गठबंधन की जो भी बातें होंगी, हमारी जो महाविकास आघाड़ी की मुद्दा जिसको हमने चुना है, योगी ठाकरे वही बताएंगे। जो तोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी के पास जाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसके ऊपर हम विचार करेंगे अवश्य। जी। पृथ्वीराज जी, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, तो अभी तक का जो हाल फिलहाल का जो मामला सामने जो आ रहा है उसमें ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, अपने दल अपनी अपनी मीटिंगें कर रहे हैं। एक ऐसी जरूर बात सबके के सामने आई, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर था, अब उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि होम मिनिस्ट्री एनसीपी के पास है। जी। क्या इंटेलिजेंस के अफसरों ने मिनिस्ट्री को अवगत कराया था, क्या ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था, क्या मुख्यमंत्री को अवगत करने के बाद में उन्होंने कुछ किया, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक मुद्दा तो ये भी हमारी चर्चा में आया है। दूसरा ये बात है कि हो सकता है कि जब अगर नई सरकार बनने की नौबत आए तो वैसे नौबत नहीं आएगी, अगर आए तो फिर भाजपा और भी हाथ पैर मारेगी। हो सकता है कि वो शिवसेना के अलावा किसी राष्ट्रवादी कांग्रेस या एनसीपी के विधायक को, कांग्रेस के कोई विधायक को डोरा डाल सकते हैं, हाथ पैर मार सकते हैं, वो इस्तीफा दिला के उनको मंत्री बना के उनसे चुनाव लड़वा सकते हैं, जो कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, जिसको ऑपरेशन कमला के नाम से जाना जाता है। जी। वैसे अगर जो सिंधे गुट है वो अगर पूरा मेजॉरिटी पार्टी साबित हो जाए स्पीकर साहब के साथ, तब सिंधे गुट की और भाजपा के ऑफिशियल पार्टी की गठबंधन आराम से बन सकती है, पर्याप्त मात्रा है। लेकिन सरकार नई सरकार बनते बनते कुछ हाथ पैर मारने की भी कोशिश भाजपा की ओर से हो सकती है। तो हमें सावध रहना है, हमें अलर्ट रहना है कि हमारे सारे विधायक जो है हमारे साथ है। एनसीपी शायद वही कर रही है, उसका जो चित्रण देख रहे हैं, तो ये ऐसी कोई बात ना हो, इसका जरूर अवश्य ध्यान देंगे। और अंत में अगर सरकार बनी तो मैं समझता हूँ सरकार पर्यायी सरकार बन रही है, भाजपा और शिंदे साहब की बन रही है, लेकिन अगर बनी तो विपक्ष में बनेगी। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी को और एनसीपी को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, जब मौका हाथ आया, दोनों का झगड़ा हुआ, सरकार नहीं बनी, तब हमने उस मौके का, उस अवसर का फायदा उठाया। ये सरकार 2.5 साल तक चली, पूरे 5 साल चले ऐसी हमारी उम्मीद है। तो देखिए क्या होता है। बॉल जो है वो शिंदे साहब के पास। जी, पृथ्वीराज जी, आपने नंबर 1 समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।